ठीक है। कक्षा 12 इतिहास फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन, यानी कि प्रश्न और उनके उत्तर। ये जो प्रश्न है तुम्हारे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक में भी काम में आएंगे। तो ये लेसन अपने यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। प्रश्न को थोड़ा सा मैंने बदल कर लिखा है तो समझ जाना, ठीक है। आंसर वही है और प्रश्न वही है, थोड़ा सा मतलब फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज है। तुम्हारे अंदर लिख रखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता निर्वाह के तरीके बताइए, तो बताइए को मैंने काट के इतना सा लिख दिया है हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। यानी कि तुम्हारे प्रश्नों को मैंने पॉइंट बना लिया और पॉइंट के कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे देखेंगे। अब निर्वाह के तरीके की यदि हम बात करें तो सबसे पहला तरीका, सुनो ध्यान से सभी एक बार, लास्ट में अपनी क्वेरी पूछ लेना। हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, इसमें थी मछली, इनसे भोजन क्या करते थे? प्राप्त करते थे। पहला पेड़ पौधे जो होते उनसे अपना भोजन प्राप्त करते, दूसरा जो भी जानवर होते उनसे भी अपना भोजन प्राप्त करते, यानी शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे उस समय। दूसरा बिंदु, हड़प्पावासी जो थे वो जानवरों की हड्डियां, है ना, जैसे मवेशियों में क्या क्या मिला है? भेड़, बकरी, सूअर, इनकी हड्डियां मिली, यानी कि इनको पालते थे। जैसे भेड़ को पालते थे, बकरी को पालते थे, और सूअर भी शायद ये था उस समय, आज भी होता है, उस समय भी था क्योंकि इसकी हड्डियां मिली। एक मिनट, एक बार टॉपिक क्लियर करना है, फिर टॉपिक के बाद पहुंच लेना। अगला बिंदु है, यानी कि अब ये जो भी हमने पढ़ा है इससे हमें समझ आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए एक तो पशुपालन का काम करते थे, इन हड्डियों से पता चला। दूसरा शिकार का काम करते थे। अब शिकार भले ये खुद करते या आखेटकों से खरीदते, दोनों बातें हो सकती है। इसके प्रमाण नहीं मिले कि खुद शिकार कर रहे हैं या किसी और से वो मांस खरीद रहे हैं। मरा हुआ को खा सकते हैं ना? हाँ, मरे हुए को भी खा सकते हैं, लेकिन ये चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। इनकी हड्डियां मिली, उससे सीधा सीधा ये पता लगता है कि ये उस समय जानवर क्या करते थे? पालते थे। क्लियर? बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट अगला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता से मिले अनाज के दाने, जिसमें क्या क्या मिला था? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ये चीज़ें मिली थी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग खेती भी करते थे, कृषि भी करते थे, यानी कि हमें पता लग जाता है इसके। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल। क्लियर? अब कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ, अबे ये जो है नहीं, ये मतलब शुरुआत की बात ही है कि मतलब पूरी सभ्यता के बारे में बात है कि ये अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। भले प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात करो चाहे विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करो, शुरुआत भी आदिवासी की गाएगी। ये बात अपने परीक्षा में पूछेंगे ही नहीं, अभी हम समय बर्बाद करेंगे ही नहीं। यस। अगला है मतलब क्या है कि मतलब जो बेल हो, सरंगी, ऐसे कुछ मतलब बेलों जैसे निशान मिले, हाँ, वृषभ के। तो इससे क्या पता लगता है कि ये मतलब खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। और अफगानिस्तान का एक स्थान है, क्या नाम है उसका? शोरदुगुई, है ना। इस स्थान पे नहरों के अवशेष मिले। किसके? तो यानी कि ये सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करते थे। गुजरात के आसपास जलाशयों के यानी तालाबों के साक्ष्य मिले। यस। उसके अलावा ये लोग क्या करते थे? लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलक का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी में बैठाए हत्थों का प्रयोग। यस, लकड़ी के हत्थे थे, यानी हाथ में वो लकड़ी का हत्था रहता था और उस हत्थे पर ही वो पत्थर को फिक्स करते थे और उस पत्थर का प्रयोग वो अपने अलग दैनिक जीवन में करते थे। जैसे अपन आज दातली का करते हैं, कुदाली का करते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के अपने औजार होते हैं। तो उन समय उनके पास पत्थर के औजार थे। आज वो हथौड़ा जो यूज करता है कि काटबाजी, काटने में भी करते थे, तिक्के पत्थर का काटने में, और ऐसे बोने जो होते थे ना उनका। अरे औजार में सब आ गए। यस, औजार में सारी जो भी अपने मतलब किसी का निर्माण कर रहे थे ये चीज़ें अपने काम आती है। अगला
हड़प्पाई लोग अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहते थे, जैसे कि हम जिस वातावरण में हम रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में वो क्या करते थे, रहते थे। जैसे इतने अपने ज्यादा गर्मी नहीं ठंड। यस, अपना जो इलाका है ना ये उसी में आता है, ठीक है, राजस्थान के सेंट्रल का इलाका। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है ये नियोजित शहरी केंद्र था, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले शहर बसाने से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी, भाई साहब हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उस समय लोगों में इतना दिमाग था, लेकिन आज नहीं है, आज कम में। आज विकास डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन माइंड का डेवलपमेंट बहुत ही कम है, ठीक है ना। पहले mind बहुत था। जैसे आज थर्ड क्लास के बच्चे को असेनार भी नहीं आते, और पुराने समय का बच्चा छठी पढ़ा हुआ सारा हिसाब किताब कर लेता है। और अपन को हिसाब करने के लिए बोले तो मामला मम्मी को देख लो ना एग्जाम्पल। अपने को हिसाब करने के लिए बोले तो मामला बिगड़ जाता है। सही बात है ना, इस बात से मैं भी एग्री हूँ। आज की एजुकेशन अपने अकॉर्डिंग नहीं है। अभी सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, 10 में से 10 लाड़े के लिए। जैसे ही टेस्ट हुआ सारे के सारे प्रश्न गए, ये बात है। यस, अब मोहनजोदड़ो की और विशेषता बतानी है। दूसरी विशेषता है सबसे पहले मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, यानी कि सबसे पहले खोजा गया पुरातात्विक स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। पुरातात्विक स्थल मतलब जगह, पुरातात्विक यानी कि बहुत ही पुराने समय एक यहाँ पे लोग रहते थे, बहुत ही पुराने समय से। जगह का नाम वो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में बस्ती को, हाँ, हड़प्पा स्थल ही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता है और सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। सभ्यता मतलब बता जाने आपने रहन सहन, संस्कृति, रहन सहन। मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में, कौन कौन से, दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर। अब जब भवन को बनाया जाता तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता था, पहले चबूतरा बनाया जाता। उन चबूतरों के ऊपर क्या करते हो, उन चबूतरों के ऊपर वो क्या करते, भवन बनाते हैं। और चबूतरे नींव का काम करते। किसका काम करते, नींव का। ना निचले शहर में नींव का और दुर्ग में ये चबूतरे का। नहीं, चबूतरे उस समय जैसे पहले अपने नीमे खोदते हैं आज के समय, उस समय वो नीमे न खोद के चबूतरे बना के और उसके ऊपर भवन बनाते। ये कॉन्सेप्ट था पहले मकान बनाने का। ये चीजें दोनों जगह पाई गई है। अरे वो ऊपर है ना, इसलिए बोल रहे हैं चबूतरे बनाते। नहीं, वो ऊपर वाली कंडीशन आगे बात करेंगे, ठीक है। दुर्ग की बात अलग से करेंगे। फिर अगला है ये जो शहर बना है पूरा, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो शहर है ना, इस स्थल पर जितने भी निर्माण हो रखे सभी जगह ईंटों का अनुपात एक जैसा है, सभी ईंटें एक जैसी। अपन तो आज ही एक ट्रॉली इस कंपनी के लाए, दूसरी इस ट्रॉली के लाए, साँचे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उस समय ईंटों का जो साइज था वो बिल्कुल एक जैसा था। पूरी सभ्यता में जहाँ जहाँ इसके अवशेष मिले सभी जगह एक जैसी ईंटें। इनका अनुपात फिक्स था, है ना, निश्चित अनुपात था। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि उस समय एक ही कंपनी। मोहनजोदड़ो में एक और बिंदु है नालों का निर्माण। किसका निर्माण, नालों का निर्माण। अब नालों के निर्माण के लिए इन्होंने सबसे पहले नियोजित जल निकास प्रणाली का प्रयोग किया, यानी कि सबसे पहले इन्होंने सोचा कि भाई पानी का प्रयोग तो हम करेंगे, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से उसका निपटान किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया। कौन सी पद्धति में, ग्रिड। और मकानों को इस प्रकार बनाया कि प्रत्येक घर की एक दीवार नाली से सटी रहती, ताकि वो पानी जो घर का गंदा पानी होता है वो किसमें चला जाए, उस नाली में चला जाए। ग्रिड को सिस्टम, ग्रिड को सिस्टम, ग्रिड ये जो अपने होता है ना, स्क्वायर जो होता है ना, हाँ वैसा मतलब, हाँ ग्रिड स्क्वायर से आराम से समझ सकते हैं। स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान बना दो, 4 ब्लॉक 4 भागों में बट जाएगा, 4 घर बन गए, ठीक है। अब बीच में से एक नाली निकाल दो, चारों घरों से वो सटी रहेगी नहीं रहेगी नाली। अच्छा, तो बस में नाली नहीं, ठीक है, समझी मेरी बात। एक अपन ने स्क्वायर लिया, अपने दिमाग में स्क्वायर की कैलकुलेशन करो। जैसे अपने, हाँ, अपन ने एक स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर में प्लस का निशान बनाया, 4 भाग बन गए। अब प्लस का जो एक कोई सी भी लाइन है उधर से नाली निकाल दो, ठीक है। तो अब इस नाली में क्या होगा, जितने भी चारों ही घरों का पानी क्या होगा, इकट्ठा होके आ जाएगा। यानी कि एक गली छोड़ के एक गली में नाली थी, अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सड़कें और गलियां किस प्रकार थी, समकोण पर, यानी प्लस का निशान बनता था, अभी मैंने बता दिया है। इसके अलावा है गलियों और नालियों का समायोजन कुछ इस प्रकार कर रखा था कि घर की एक जो दीवार है वो किससे मिले,
नाली से। नाली से, ये बात मैंने बता दी है और इसको याद रख लेना, ये लिखना भी जरूरी है। फिर अगला है गृह स्थापना, है ना। ये घर की स्थापना किस प्रकार करते थे? तो घर में क्या होता था, एक आंगन और आंगन के चारों ओर, यानी कि जैसे अपने बीच में आंगन हो गया और चारों ओर क्या बने रहते? कमरे। और खाना बनाने में और जैसे कटाई करने में, कटाई नहीं कताई, कताई करने में किसका प्रयोग करते हैं? आंगन का, कटाई की, कताई। अपने जो कपास होता है ना, उससे धागा बनाते हो, धागे से वस्त्र बनाते, पहले खुद ही सारा काम करते थे। यस, तो ये सारा काम वो कहाँ पर बैठ के करते थे? आंगन में करते थे। ठीक है। अगला बिंदु है भूमि तल पर जो उनका मकान होता, भूमि तल पर उसमें वो खिड़कियाँ नहीं रखते, यानी जमीन के फर्स्ट फ्लोर, मतलब हाँ ग्राउंड फ्लोर जो होता है ना, उस पे साइड में दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं होती थी, बिल्कुल खिड़कियों का लेना है देना। यस। अगला बिंदु है भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियाँ अनुपस्थित। ठीक है। प्रत्येक घर में ईंटों का बना फर्श, यानी कि फर्श ईंटों से बनाया जाता, उन समान अनुपात वाले ईंटों से, और एक नहाने का स्नानागार होता था। आज मोदी जी ने शौचालय बनवा दिए, बाकी तो हम हड़प्पा सभ्यता से भी पीछे चल रहे थे, और नाली के कारण तो आज भी हमारे झगड़े होते हैं। तो कोई धूड़ा डाल देता है, अपने यहाँ नहीं होता है लेकिन बड़े शहरों में ज़्यादा होता है, बड़े गांव जो होते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। नाली बूढ़ देते हैं, रोड पे पानी आता है, कुछ गाँवों में दिक्कत होती है ऐसे। नहीं, दो पड़ोसी नहीं लड़ाते नाली कारण, मेरे घर से बाहर से पानी नहीं जाना चाहिए, ऐसे करते। तो उस तो हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हम लोगों से थोड़ी और ज़्यादा एडवांस विकसित थी। ठीक है। फिर अगला बिंदु है कुछ जो घर थे ना, उन घरों पर छत पे जाने के लिए क्या थी? सीढ़ियाँ थी। हाँ, कुछ घरों में छतें थी। अब उन्होंने बोला है कि मकान का जो मतलब जो भूमि वाला जो होता है फर्स्ट फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर के नीचे वाला, यानी कि जहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती है ना, भूमि तल वाला। अब वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है तो ऊपर तो और मकान हो सकते ना, पॉसिबल है पूरे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग की भी बहुत ही मस्त विशेषता अपन को देखने को मिलती है। जैसे सार्वजनिक प्रयोजन अगर होते कोई, मतलब पब्लिक प्रोग्राम, तो उस दुर्ग का प्रयोग अधिकतर लोग करते थे। और एक प्रश्न में पूछा जाता है कि माल गोदाम, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशाल संरचना के नाम से किसको जाना जाता है? माल गोदाम को जाना जाता है। ठीक है। माल गोदाम का निचला हिस्सा किससे बनाते हैं? ईंटों से। और ऊपरी हिस्सा किससे बनाते हैं? लकड़ी से। क्लियर। अब जलाशय की बात करें तो जलाशय के जो किनारे होते हैं, क्या होते हैं? किनारे। इन किनारों को ईंटों से, मतलब ईंटें जमा दी जाती और जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। जिप्सम का प्रयोग करके क्या बना लेते हैं? इनको जल रोधी। क्लियर। जिप्सम पानी को रोकता है, यानी कि पानी आर पार नहीं हो सकता है। ठीक है। यस। ठीक है। ब्लैक, हल्का लाइट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। यस। या फिर तुम इसको सर्च करना, मिल जाएगा तुम। अरे वहाँ पे ना क्या बड़ा सा खाड़ा टाइप है, वहाँ पे जिसका नीचे होता है। अगला प्रश्न है मनके बनाने की विधि। मनके किस प्रकार बनाते बताओ? कोरलियन, सुंदर रंग, कोरलियन, जेस्पर, हाँ लाल रंग का पत्थर, और जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, बोलना, क्वार्ट्स, सेलखड़ी, इन पत्थरों का प्रयोग करते थे। अरे सुन, हाँ, इन पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा धातुओं में तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं का प्रयोग करते थे। फिर फयांस और पक्की मिट्टी का प्रयोग करते थे क्या बनाने में? मनके बनाने में। तो पूरा याद है। वापस बोल देता हूँ। कोरलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, सेलखड़ी, ये पत्थर हो गए। और धातुओं में तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं। ठीक है। और एडवांस में फयांस और पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग करके क्या बनाते हैं? आज तो सुनार सोने को कट कट करके बना के दे देता है, पागल बना देता है। ठीक है। सोना तो एक धातु है, सोने से तो मनके अच्छे हैं। मनके अच्छे है कि नहीं है? क्योंकि उनमें कितने अच्छे अच्छे बहुमूल्य पत्थर लग रहे हैं। मनके दिखने में भले वो अजीब लगते थे, लेकिन चीज़ बहुत मज़ेदार थी।
आज तो सोना पहना देते हैं, पैसे ले लेते हैं छुट्टी, लेकिन पहले मतलब कलाकारी थी उनकी। ठीक है, अगला बिंदु है मोहरे, लिपि और बाट। मैं बताऊं, सबसे पहले बात करते हैं मोहरों की। देखो सुनना, सामान से भरा एक थैला, ठीक है, उस थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मुंह को रस्सी से बांध देते, फिर क्या करते हैं, थैले के मुंह पे कुछ मुद्राएं रख देते। नहीं मिट्टी लगाते ना। हाँ सुनना, कुछ मुद्राएं रख देते और गीली मिट्टी जमा कर देते। ठीक है, अब क्या होता, उन मुद्राओं की छाप उस मिट्टी पर पड़ जाती। अब बीच में यदि कोई छेड़खानी करता है तो वो यहाँ तो मुद्रा उससे सटकर रहती है, वो हट जाती है, जिससे पता लग जाता है किसी ने इसमें छेड़खानी की। तो ये पहले का सिक्योरिटी लॉक था, फिंगरप्रिंट वाला। ठीक है, आज के समय में बहुत कुछ बदल चुका है। ताला लगा देते हैं। आजकल तो वो अनबॉक्सिंग करते हैं तब भी वीडियो बनाते हैं और अमेजन वालों को भेजते हैं, देखो आपने आपके इसने क्या किया, बंदे ने बना के भेजते नहीं, भेजते हैं कि हमारे अंदर तो पत्थर आ गया, आलू आ गया, क्या आ गया। ठीक है, क्या होता है? कोई भी सामान हो सकता है यूजेबल, जो ट्रांसपोर्टेशन में काम होता है। जैसे मनके बनाना है, मनके के लिए जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे पत्थर चाहिए, तो ये सारे पत्थर बढ़ के भेज सकते हैं, या मनके बने वो भी भेज सकते हैं। मुद्रा अमूल्य चीज। यस, मुद्रा तो एक लोक के बस ताला था कि अगर उस मतलब मिट्टी से मुद्रा हट गई तो पता लग जाता है किसी ने छेड़खानी की, और फिर लाने वाले के कान खींचते। नहीं, मुद्रा सोना की थी, लेकिन एक प्रूफ है ना वो। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई मोहरे की। अब है एक रहस्यमय लिपि। तो अब इन हड़प्पा वासियों की जो लिपि थी वो कैसी थी। लिपि की बात करें तो इनके अभिलेख क्या है, बहुत ही संक्षिप्त है, मतलब छोटे छोटे अभिलेख है, ज़्यादा बड़ी रामायण नहीं लिख रखी। और इनकी लिपि ऐसी है अभी तक नहीं पढ़ी गई है, किसी ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो अक्षर समझ ही नहीं आते। अपन देखें उल्टा सीधा न जाने क्या दिखता है। थोड़ा बहुत आइडिया लगाया है, आइडिया ये लगाया है कि लिपि दाईं से बाईं ओर लेके जाती है, क्योंकि बाईं ओर शायद खाली जगह रह जाती है। मैं बताऊं, दाईं से शुरू करते बाएं तक आते तक तो जगह कम पड़ जाती है। हाँ सही है। ठीक है, और ये अगर लिख रहे हैं ऐसी लैंग्वेज तो इससे हमें पता लगता है कि ये लोग क्या थे, उस समय साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, होशियार थे। हमारी तरह डेढ़ नहीं थे। आज हम उनके बारे में याद नहीं कर पा रहे उन लोगों के बारे में याद नहीं कर पा रहे, इतना हमारा दिमाग कमजोर है क्या। सही बात है ना, तो हमको मजबूत करना है माइंड को। हाँ मिल जाते हैं, आप अपने किताब में देखो, लेकिन कभी जिंदगी में नहीं देखा है ना। किताब में दे रखे, अपने किताब में दे रखा है बेटा। यस, हड़प्पा लिपि के कुछ अक्षर दे रखे ना। यस, हाँ नहीं, नॉट पॉसिबल। बड़े बड़े लोग वहाँ पे वो वर्ण ही ऐसे ना, उन वर्णों को अपन समझ ही नहीं सकते। वहाँ पे अपने वर्णमाला नहीं है जो अपने है ना देवनागरी वाली, ये नहीं है। वो अक्षर ही कुछ अलग, इसमें लगभग 500 प्लस ऐसे कुछ चिन्ह है, उन चिन्हों का प्रयोग करके वो बनाया गया है, और बहुत ही संक्षेप में लिख रखा उन्होंने। पता नहीं उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज कर रखी, मछलियाँ वछलियाँ बना रखी, पता है ना तेरे को, हैं। यस, अब बात करते हैं बाट। बाट किससे बनाते हैं, चर्ट नामक पत्थर से बनाते हैं। और छोटे बाटों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आभूषणों को तोलने और मापने के लिए, और मनकों को भी तोलने के लिए। और जो नहीं पढ़ा लिखा होता है वो सोचता है ये मनको क्या है, मनक ने किसान तोले, बोलता है ना। मन को मतलब वो मड़कियां नहीं, अब मन के यानी हार, सोने चांदी के जो होते ना, बहुमूल्य रत्नों से बनाए जाते हैं। फिर है बाट को दो भागों में था, एक निचले बाट और दूसरे थे ऊपरी मापदंड वाले। निचले बाट में छोटी मोटी वस्तुएं भी बताया, मनके और आभूषण, और बड़े जो बाट थे उसमें ये दशमलव प्रणाली पर आधारित है ना, वो कुछ संख्या भी लिखी होगी, तुमने देखी होगी। 1 2 4 कुल मिला के 12,80,800। हाँ, इतना मतलब तोलने का काम कर लेते थे। पत्थर तोलना, बहुत से तोलने के बाद आज जो भी तोलते ना, जैसा आज का हमारा जीवन है वैसा उस समय उनका था। ठीक है, तू पढ़ा नहीं है, लेसन ढंग से पढ़ लेता तो आज मजा आ जाता, तेरे को सुकून ही सुकून मिल जाता। इसने पढ़ा लिखा इसीलिए मजे ले रही है। ठीक है, अपने 5 किला का 2 किला का, 12 लाख। हाँ, लेकिन उस समय उनकी लिपि अलग थी, तो हम आज के समय से उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसे किलो नहीं बोल, हमें नहीं पता है, हाँ उसे 1 किलो भी नहीं बोल सकते।
वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलो हो सकता है, हाँ। ठीक है। लेकिन वो 1, 12, 25 वो क्या है कि आधार था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा आज के समय ताकड़ी रखते हैं, तो पहले ये भी क्या करते थे, धातु के तराजू रखते थे। अगला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। अंत की यदि बात करें तो 1800 के बाद, 1800 ईसा पूर्व के बाद चोलिस्तान एक स्थान है, चोलिस्तान एक स्थान है। यहाँ से धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता को लोग छोड़कर क्या करने लगे, भागने लगे या किसी और सभ्यता को अपनाने लगे होंगे। जैसे कोई हिंदू धर्म में होता है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है। वो उसने किया था, हाँ, पाकिस्तान नाम मत में। ले, हाँ उसने किया था, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होता है। क्या होगा अगर धीरे धीरे अपने धर्म में लोग परिवर्तन करें तो धर्म खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर लोग पिटेंगे आने वाले 2-3 हज़ार साल बाद कि एक समय हिंदू धर्म था, लोग नहीं, इतने लोग हिंदू धर्म के थे, फिर धीरे धीरे इस धर्म का अंत हो गया, ये धर्म था उसका अंत हो गया। ऐसे ही तो इतिहास बनता है, हमारा भी इतिहास बनेगा, लेकिन उसमें नाम करने वाला होता है। गुस्सा आया उस हिंदू के ऊपर, हिंदुओं के चली गया यस, हाँ, धूड़ा खाया, धूड़ा खाया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, हिंदू बनो, हिंदू नहीं हो तो बनो, है ना, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में क्या आया, बदलाव आया। यानी कि पहले वो जिन चीज़ों का प्रयोग करते थे वो धीरे, एक मिनट वो बाद में आएगा, वो धीरे धीरे उन क्या करें, उन चीज़ों को धीरे धीरे चेंजेस करने लग गए। जैसे अपन पहले मैं पढ़ाता था, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग था, बुक से पढ़ाता था, धीरे धीरे अपन थोड़ा एडवांस पढ़ने लगे। आज अपन स्लाइड के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ने लगे, है ना। तुम्हें वीडियो क्लास मिलने लगी, उसके अलावा नोट्स मिलने लगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलने लगे, यहाँ पे तुम्हारी सारी क्वेरी सॉल्व होने लगी। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सभी। हाँ, महीने का तुम्हारे रिजल्ट आ जाता है, घर पे नंबर लेके आ जाता हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। हाँ, बोर्ड भी अपग्रेड हो चुका है, तो हाँ डिजिटल बोर्ड लग चुका है, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए कि नहीं हुए। तो बिल्कुल ये सभ्यता भी धीरे धीरे मतलब हास की ओर गई थी। और देखते हैं जैसे लेखन शैली में परिवर्तन हुआ था। इसके अलावा जो पहले दूर दूर तक व्यापार चलता था ना, बड़ी दूर तक ये परिवहन करते थे, पता होगा, बहुत से अपन ने पढ़े थे परिवहन से संबंधित। इसके अलावा शिल्पकला, यानी कि जो पहले ये चीज़ें बनाते थे, जैसे हमने देखा मनकों का समाप्त हो जाना, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। हाँ, बाटों का समाप्त हो जाना, मोहरों का समाप्त हो जाना, ये सारी चीज़ें इस सभ्यता के अंत को दिखाती है। अब कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी कारण थी सभ्यता का खत्म होने का, जैसे वनों की कटाई होना, यानी कि अधिकतर क्षेत्र में वन काट दिए जाते थे, या क्या पता शायद बाढ़ आ गई हो, या फिर नदियों सूख गई हो, या फिर अपना रास्ता बदल लिया हो। तो ऐसी घटनाओं के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ गई और नई सभ्यता भी अस्तित्व में आई होगी। ऐसे नहीं है हड़प्पा सभ्यता अंत हुई सब लोग मर गए, नहीं, सब लोग मर जाते ना तो हम नहीं होते आज। हम उसी सभ्यता के तो हिस्से होंगे, शायद किसी न किसी रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से, ठीक है। हाँ, किसी न किसी तरीके से हम उस सभ्यता के हिस्से तो रहे होंगे, और हम भी आज अपने बड़ों की जो लिपि है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। चलो, अब है पुरातत्वविद अतीत का निर्माण किस प्रकार करते हैं। अब ये चीज़ें ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने किताब लिख के रख दी हिंदी में ही, कैसे कोई आ गया हो अगले भाई मैं हिंदी में लिख देता हूँ, उस समय के लोग हिंदी समझेंगे, ये लिपि समझ नहीं आएगी। नहीं, पुरातत्वविद होते हैं जो क्या करते हैं, आज देखते हैं आज लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए, कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। तो कुछ चीज़ें तो नष्ट हो जाती है, पिज़्ज़ा बर्गर चलता है अभी है, अगर किसी कारण हमारी सभ्यता नष्ट हो जाती है तो पिज़्ज़ा बर्गर तो खत्म हो जाएगा, रहेगा क्या, सिर्फ लारी का अवशेष मिलेगा, ठीक है ना, पत्तेड़े मिलेंगे। फिर सोचेंगे खुली लारी होती थी, मतलब वो कुछ और नाम देंगे, जैसे हम देते ना वैसे कुछ और नाम देंगे, पता नहीं। हाँ, कुछ ऐसा पत्थर पे लिख के जाओ, अच्छा लिखो ना, हर कुछ मत लिखो। जैसे तुम्हारे स्कूल में लिखा है ना, भूकंप आया, सब कुछ नष्ट हो गया, पर टूटा फूटा पत्थर रह जाएगा, उस पर लिखा, वो नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री जी है उनका वो लाइन जरूर लिखी रहेगी। अब किसने कहा, प्रधान, या तो प्रधान ने कहा या मंत्री ने कहा। अगर प्रधान और मंत्री के बीच से टूटा तो फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ा तो ठीक, और पसे वहाँ लिखेंगे खंडित अवस्था में पाया गया, सिर्फ प्रधान लिखा मिला। ठीक है, तो ये अपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री ने है। क्या कहा था,
वो तुम पढ़ लेना उसको, मैं उसका फोटो खींचते खींचते रह गया, एक दिन आऊँगा उसका फोटो खींच के ले जाऊँगा, ठीक है। अरे मैं आऊँगा और फोटो खींच के ले जाऊँगा और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा ताकि तुम भी देख लेना, कोर्स में अटैच कर दूंगा, होम पेज पे डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली है प्रधानमंत्री जी ने। यस, कुछ और बात करें इसके बारे में। तो जैसे पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन था ये पुनर्निर्मित करते हैं। ये देखते हैं कि देखो हम वापस उस जीवन में जाने की कोशिश करें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि पहले जैसे लोग रहते थे, फिर उनको किस प्रकार की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे इसने बोला है मृदभांड, बाजार, आभूषण और घरेलू सामान, ये चीज़ें तो वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस समय कपड़े कैसे पहनते थे ये वो नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें नष्ट हो जाती है। यानी कि चमड़ी से संबंधित चीज़ें भी वो नहीं बता सकते, क्योंकि ये चीज़ नष्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक चीज़ें होती ना वो सारी नष्ट हो जाती है। और लकड़ी के बारे में भी हम नहीं पता कर सकते उस समय किस प्रकार की लकड़ी थी, क्या था, क्योंकि वो भी नष्ट हो जाती है समय के साथ। क्योंकि जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक, वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं समय के साथ। चीज़ें क्या बचती है, मनके, पत्थर, नहीं मनके नहीं होते ना, मनके पत्थरों से बनते हैं, और पत्थर के क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सालों साल जलता है। जीवन तो पत्थर जैसा होना चाहिए, सही है ना। बोलते ना पत्थर दिल, बोलते नहीं बोलते, तो जीवन भी पत्थर जैसा होना चाहिए। पत्थर कभी नहीं बदलता है, इंसान बदल जाता है। तो वो चीज़ें ही बची है आज के समय, मन के आभूषण। फिर हम बात करते हैं इसके आधार पे जो वस्तुएं इनको मिली है उसके आधार पे पता लगाते हैं, हाँ यार अगर आभूषण है तो लोग भी पहनते होंगे, महिलाएं भी पहनती होंगी। इसका उनको निश्चय कहाँ पे हुआ, वो जो कब्रों में उन्होंने देखा था, है ना, उन कब्रों में देखा था कि पुरुषों को भी आभूषणों के साथ आराम से दफनाया गया था। अरे वो हाँ, जरूरत की चीजें हाँ सारी रख रखी थी। तो इससे वो पता लगा लेते हैं, हाँ यार पुरुष भी उस समय आभूषण पहनते थे। आज के समय तो महिला ही पहनती, तो पहले पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ऐसी कुछ स्टेटमेंट ये जो पुरातत्वविद है उन्होंने दिए। फिर अगली बात, हम धार्मिक जो प्रथाएं चलती थी उस समय कि धर्म से संबंधित लोग किस प्रकार पूजा पाठ करते थे, क्या क्या करते थे, तो उससे संबंधित जानकारी हमें नहीं मिल पाई, ठीक है। कुछ मूर्तियाँ जरूर मिली, लेकिन हम उससे कंफर्म नहीं कर पाते कि इनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, क्या करते हैं। जैसे मतलब आभूषण से लदी एक नारी की मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की मूर्तियाँ, है ना। तो अब इतना सा पता कर सकते, इससे ये पता चलता है हाँ महिलाएं शायद आभूषण पहनती होगी या किसी की पूजा करती होगी। तो ये कंफर्मेशन तो हम इतिहास में नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज़ें आज जो तुम पढ़ रहे हो ना तुम्हारे एनसीईआरटी में, ये समय के साथ बदल भी सकता है। क्या पता इससे संबंधित कुछ, हड़प्पा से संबंधित कुछ नई खोज हो जाए और बहुत सारे स्टेटमेंट बदल जाए। ये सारा कॉन्सेप्ट रहता है। फिर अगला है अभिलेख और इसका महत्व, यानी कि कौन कौन से अभिलेख यहाँ से मिले और उनका महत्व क्या होता है। सबसे पहली बात, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख, हाँ बता, पत्थर, धातु, बोलो बोलना, पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन। अरे सुन ले, अभी गलत बोलेगा गलत याद हो जाएगा, परीक्षा में गलत लिखेगा। मैं सही बोल रहा हूँ, सही याद कर ले, परीक्षा में सही लिखना। परत से खोदे, मैं अब सुन लो, परत नहीं है, ठीक है, परत है ही नहीं। अब सुन ले, पत्थर, एक तो पत्थर पे कुछ भी लिखना, ठीक है। दूसरा धातु पे कुछ भी लिखना। तीसरा मिट्टी के बने बर्तन पर कुछ भी लिखना। जैसे अपने धातु के जो बर्तन होते हैं उस पर नाम लिखते हैं, उस मशीन से चलाते हैं, हाँ बाई, काका, काकू, है ना। फिर जब झगड़ा होता है तो बोलता है मेरा नाम लिख रखा है ना। वो नाम दिखते ही नहीं है, वो तब दिखता है जब जरूरत होती है ना। हाँ वो मतलब हल्का हल्के से दिखता है नाम, लेकिन वो मिटता नहीं। स्टील पे लिखते हैं ना, हाँ नहीं मिटता है, समझे ना। और ये चीज़ें समझ गए आप। तो ये अभिलेख की बात हमने कर ली। अब अभिलेखों का महत्व, अब अभिलेख क्या रोज रोज नहीं लिखा जाता। जैसे अपने गांव में कोई नया मंदिर बन रहा है बड़ा भव्य, तो अभिलेख लिखा जाएगा। सुन, तेरे स्कूल में कोई बड़ा काम हो रहा है तो उस पर अभिलेख, मोदी जी ने कोई बड़ी बात कही तो उस पर शिलालेख लिखा जाएगा, और लिखा गया और चिपका दिया। सही बात है, यस। बड़े लोगों के लिए लिखा जाता है। अभिलेख में विभिन्न उपलब्धियां, जैसे पुराने समय में क्या होता था, राजा किसी राज्य पर आक्रमण किया, जीत गया तो पत्थर लगाओ अपने नाम का, बस अपने इस तारीख को ये हुआ, तारीख लिखी जाती है, इस समय टाइम काल सब कुछ लिखा जाता है।
कि इस तारीख को मैंने जीता है, बनाना पड़ता है ना उनकी लिपि अब। और नीचे वो लिखता है राइटर, लेखक प्रो ठीक है, वो भी लिखता है नाम अपना। हाँ मैंने अक्सर। देखा था बहुत से Yes. लेखकों के नाम से। फिर अगला है, इसमें राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए गए धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान, यानी कि दान से संबंधित जितना भी काम होता है वो भी इस अभिलेख में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। चाहे अभिलेख पत्थर पर हो, धातु पे हो, चाहे मिट्टी के बर्तन पर हो। मात्रा बंडों में भी होता यस, है। अभिलेख जो होते हैं ये स्थायी प्रमाण होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी, मतलब यानी कि एक बार इनका काम ओके कर दिया, अभिलेख लगा दिया, फिर ये टूटना फूटना कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं रहती है। कुछ समस्या आती है लेकिन ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे पुराने अभिलेख अभी तक चल रहे, तुम्हें पता है, मुद्रा पर कुछ लिख दिया तो वो अभी तक लिखा हुआ है, और अपन भी देख रहे हैं, मार साहब ने दिखाते हैं, ये देखो मुद्रा पे क्या लिख रखा है, 2 मछलियाँ बना रखी है, पता कुछ नहीं चल रहा है। अब उन्होंने तो लिख दिया, पर अपन को पता ही नहीं चल रहा है लिखा क्या, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ अपन को समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं है, जिस प्रकार आज अपने 1 रुपया लिखते हैं, विजय स्तंभ का फोटो लगाते हैं, तो वही चीज़ होगी। उस समय जैसी काल परिस्थिति रही होगी वही चीज़ें, या तो राजा का से संबंधित किसी राज्य का नाम हो सकता है, ये चीज़ें दर्शाते हैं। राजा का नाम तो नहीं होता। अगला बिंदु है मगध के शक्तिशाली बनने का मैं बताऊंगी। कारण, बताओ। ये पहले तो ये चारों ओर से चट्टानों से घिरा हुआ था, और दूसरा इसके तो मैंने आप मत बताना। चट्टानों से घिरा हुआ था। ये क्या है चट्टानों से घिरा हुआ था? ये बिंदु के काम नहीं आएगा। इसे हाँ, कैसे ये- पता, इससे चट्टानों से घिरा हुआ कैसे पता चल रहा है मगध शक्तिशाली था? इस बिंदु से अपन इसको नहीं वेरीफाई कर सकते, नॉट। और इसमें है ना मास आई मीन राजा, मैं बता दूं? आप इस बता दो। मैं भूल गया। ऐसे होता है, भूल गया, अब मैं बता देता हूँ। चलो, 6ठी से 4ठी शताब्दी में, कब? 6ठी से 4ठी शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली बन गया था। क्या बन गया था? शक्तिशाली। सबसे पहली बात, खेती बोझ मस्त होती थी, लोग बहुत अच्छे से कमाई करते थे। हाँ, यहाँ पे आज भी अपने ये- गांव के सभी लोग अच्छे से जम के कमाई करो, अच्छे पैसे कमाए, गांव विकसित होगा नहीं होगा? सरपंच के भरोसे रहना पड़ेगा कि नहीं? उसको कान पकड़ के लाएंगे, सही कर, नहीं करेगा तो हाँ, मैं बोल हाँ, देता हूँ। लेना वोट लेने आ जाना, तो बोलना ना वोट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे डरा देना है मैं बोलूंगी। हाँ, कि मेरा वोट नहीं फोन क्यों नहीं मिला, वोट नहीं मिलेगा। हाँ वोट तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसे बोला तुम्हें नहीं मिलेगा, वोट तो जाएगा पर तेरे नहीं जाएगा, किसी और के जाएगा, समझे? तो वैसे वॉरिस बनेगा इसके रतन मिल हाँ, यस। दूसरी बात, लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध थी, यानी कि अगर लोहा कहीं पे मिल रहा है तो उसका उत्खनन करेंगे, जिसे लोहा और हमने खनिज। पॉलिटिकल में जाकर पे पढ़ा था ये, ऐसे कुछ जाएगा। उड़ीसा वाला, झारखंड, हाँ। फिर देश का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, विकास, स्वतंत्र हाँ, भारत के बाद वाली राजनीति में पढ़ा था ना। हाँ, उसमें तेरे को पता होगा कि जहाँ खनिज मिल रहे वो राज्य किस प्रकार डेवलपमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही था। मगध शक्तिशाली बनने का कारण क्या था? लोहे की खदानें यहाँ पे ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर लोहे की खदानें हैं तो बहुत सारे उपकरण बनाने की फैक्ट्रियाँ लग जाएगी, और बहुत सारे नए नए हथियार यहाँ पे बनने लग जाएंगे। अगला, इलाकों में हाथियों की उपलब्धता। अब यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे हाथी बहुत सारे थे। अब युद्ध होगा, चलो एक एक सैनिक को हाथी बैठाओ, हाथी को न जाने क्या पिलाते थे, नशीला पदार्थ, वो सूंड से इधर उधर सबको फेंक देता, ठीक है। हाँ, पैदल यात्री भी थे। यस, युद्ध जो था उस युद्ध के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाथियों का। क्लियर। अगला प्रश्न है, वो पेलो पॉइंट बस होता कौन सा? पेलो पॉइंट वो नहीं हाथी वाला? नहीं पेलो इस बार लोहे की खदानें 6ठी से 4ठी शताब्दी। हाँ हाँ, 6ठी से 4ठी शताब्दी, बस इसमें सबसे शक्तिशाली था मगध। क्यों था वो सारे कारण मैंने डिस्क्राइब कर दी। वो हाथी वाला बस हाथियों की उपलब्धता ज्यादा थी मगध में। यहाँ पे ठीक है? नदियाँ बहती थी, उसका एक तो नाम सोने। यस, एक मिनट, तेरा एक्स्ट्रा पॉइंट है, बता देना। पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, उनकी बात कर लेते हैं। और जीव बता दे जल्दी से बता दे। जीवदाई नदी। हाँ, और नदियाँ भी सोने बहुत सारी नदी। थी, जिससे क्या था, पानी की व्यवस्था थी, आराम से मजे लेते। हाँ, बहती थी। यस। अगला बिंदु है अशोक धम्म की विशेषता। अब धर्म नहीं है, धम्म है, ठीक है। धम्म नीचे गिरते ना, धम्म याद रख लेना है, ठीक है। अशोक धम्म, धम्म रह जाएगा याद, बस। अशोक ने अपने अभिलेख से धम्म का प्रचार किया, जो मतलब अपना जो भी था उसका प्रचार किया। अब इसने क्या क्या नियम थे,
एक बड़ों के प्रति आदर आज के समय बिल्कुल नहीं रखते। मार साहब को गांठते ही नहीं है बच्चे सही तरीके से। कहाँ जरूरत होगी ना तब अरे सर वो प्रश्न कौन कौन से बता दो, बाकी लेना है देना, ठीक है। नहीं अपने तो देखो अलग रिलेशन है टीचर का, लेकिन स्कूल में बच्चे कैसे रहता है एकदम सर प्रश्न होते थे वापस से हमारा कुछ काम नहीं है, टेस्ट का प्रश्न छाया करे, ठीक है। प्रश्न वे जो टेस्ट में आवे है ना। सर बोलेगा नहीं आज मैं 40%, नहीं सर 10 ही बताओ 10 में से 5 देना, ऐसा होता है, अक्सर होता है, सभी बच्चे करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कम मेहनत करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत ज़्यादा करो ताकि आगे दुख नहीं आए। अभी कम मेहनत करोगे तो आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मेहनत करोगे तो फिर खुश रहोगे। चलो और सुनो, सन्यासियों का आदर करते थे, ब्राह्मण जितने भी थे उनके प्रति उदारता थे, उनको जो भी दान वान देना देते थे और उनका अच्छे से सम्मान करते। सेवक थे उनके प्रति भी बहुत ही अच्छा व्यवहार था। आज के समय तो नौकर को धरकार देते हैं, डरा देते हैं, भगा देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और दूसरे धर्म का भी ये क्या करते थे, आदर करते थे। बस इतनी सी बात है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताऊँ, सुनना। प्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आँख को बंद कर दे और सुन, हाँ बंद कर दे और सुन, बंद कर दे और सुन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशेन ने। किसने की, कौन सी प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसने की, हरिशेन, हरिशेन है ना। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति एक ही। हरिशेन ये जो था ये सम्राटों के सबसे शक्तिशाली सम्राट, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। कौन थे, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन था, हरिशेन। और इसने कौन सी प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को किस नाम से जानते हैं, इलाहाबाद स्तंभ। क्लियर, ऐसे लिंकिंग करना आना चाहिए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन सी भाषा में हुई, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। सिर्फ संस्कृत में हुई है, नो की हिंदी और इंग्लिश। बटन ऑन करते जल्दी से, बटन ऑन कर, ये ऑन कर, बस। क्या हुआ, अभी क्लास बंद हो जाती ना। क्यों, नहीं अब नहीं होगा, ठीक है। चलो और क्या बच रहा है, अभिलेखों की सीमाओं का वर्णन। किसका वर्णन, यानी कि अभी हमने अभिलेख के बारे में बात की, अभिलेख किसे कहते हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हमने जान ली। लेकिन अभिलेख की कुछ सीमाएं भी होती है। क्या होती है, तेरी बहन नहीं, कुछ अलग सीमाएं, यानी कि सीमा यानी कि कुछ ही क्राइटेरिया में काम करता है, बाकी नष्ट हो जाता है। जैसे सबसे पहली बात, उत्कीर्ण करना मुश्किल होता है। कॉपी में आसानी से लिख सकता है कभी, लेकिन अभिलेख में लिखना बहुत मुश्किल होता है। साला 2, 3 दिन, 5, 10 दिन परेशान होता है, तभी वो चीज़ क्या करता है। आज के समय तो मशीन हो गई, पहले तो हाथ से खोद खोद के धीरे धीरे कट 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 करके लिखते थे। जोर से खोदे पत्थर टूट जाए। मंदिर बनाते थे ना, आपने वो देखा। हाँ तो अब गलत होना ही नहीं चाहिए ना, पत्थर दूसरा लाओ, वापस शुरू से लिखो, है ना। अगर तुम्हें बोला जाए भाई होमवर्क करना है, एक पेज करना है, एक भी गलती होनी चाहिए। 2 गलती कर दी, बोलूँगा वापस लिखो पूरा नया पेज। राजा तो दे देता अगले और पत्थर लाओ, इसके लिए मेहनत कराओ इसे। वो सोचता है कि यार अब ढंग से लिख लेता हूँ, नहीं तो साले 2 पत्थर और मंगा देंगे तो मेरी पेट बच जाएगी। मेरी बात सुनो, यस, वो मैंने समाचार में देखा था, एक मंदिर बनाना का नाम मेरे को नहीं पता, पर उसमें मतलब ऐसी कलाकारी ना, सुई धागा आर पार निकालो, पूरा मंदिर के आर पार निकल जाए। यस, ये मंदिर पढ़ेंगे ना, जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, तब तेरी ये बात जरूर छेड़ेंगे, ठीक है। यस, मतलब इतने छोटे छोटे दिख तो नहीं रहते, लेकिन आर पार हो रही थी। अगला बिंदु है, अभिलेख समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, यानी कि तुमने देखा और टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, अक्षर मिट जाते हैं। हमारे जैसे और पत्थर रगड़ के क को ख बना देते हैं, ब को स बना देते हैं, होता है ऐसा, अक्सर होता है ना। वो आता है ना कई जगह, नो पार्किंग जोन, तो नो को हटा देते हैं, सिर्फ लिखा होता है पार्किंग जोन। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाए, तो नहीं को हटा देते हैं, क्या रह जाता है, शराब पीकर गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाए, नहीं को हटा देते हैं लोग, नहीं को हटा देते हैं। तो अभी लोगों के साथ ही ऐसी दिक्कत हो सकती है। फिर अगला है, देखो उस समय रोजाना का जो जीवन था ना, वो अभिलेख पर उत्कीर्ण नहीं करते थे, कुछ विशेष अवसर होते वही चीज़ें उत्कीर्ण कर पाते, तो उनके दैनिक जीवन के बारे में तो हम अभिलेखों से नहीं पता कर सकते। और अभिलेख जब भी लिखे जाते हैं तो स्थान और समय का ध्यान रखा जाता है, किसी एक निश्चित समय को दिखाते हैं और किसी एक निश्चित स्थान के लिए अभिलेख लिखे जाते हैं, उस लोकेलिटी के हिसाब से लिखे जाते हैं। क्लियर, समझ में आया।
नींद आती है। विवाह के प्रकार। नींद कैसे आएगी, अब तो शादी होने वाली है। अच्छे पढ़ेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, नौकरी लगेंगे, फिर क्या होगा, विवाह। पंडित जी पूछेंगे बताओ विवाह के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है अंतर विवाह। क्या होता है, अंतर विवाह में अपनी जाति में क्या होती है, शादी हो जाती है। यानी कि एक गोत्र या कुल में, है ना, एक गोत्र या कुल में ही क्या होती है, शादी हो जाती है। इसको अंतर विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करना, है ना, गोत्र से बाहर। और बहुपत्नी, एक से ज़्यादा पत्नियां रखना और बहुत सारा कपास बो देना, बढ़िया बो देना और सभी पत्नियों को काम पे लगा देना। एक गवा दो, एक ना ठीक है, दो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष के एक से ज़्यादा पत्नियां होती है। अगला है बहुपति प्रथा। स्त्री एक और पति अनेक, बहुत सारे पति। जैसे द्रौपदी के बारे में सुना है, उसमें ऐसा ही है। क्लियर। बहुपति, बहुत सारे पति। दूसरा बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करना। ठीक है। यही श्रेष्ठ थे, वरना 8 विवाह है। अंतिम प्रश्न, स्त्री और पुरुषों की संपत्ति अर्जित करने के तरीके। यानी 1 मिनट सुन ले, पहले स्त्रियों को संपत्ति मिलने का क्या सिस्टम था और आज के समय क्या सिस्टम है अपन जानते ही है। बहन होती है जो भाई के नाम कर देती है ना, कर देती है। देखे बहुत गोटे दे के करती है ना। स्त्रियों के बारे में मैं बताऊंगी, 1 मिनट। पुरुष के बारे में ये बताएगा। और पुरुषों के भी आज का होता है ना, बाप की संपत्ति बेटे के नाम पर ही जाती है, ऐसा होता है। यस, हाँ, तो बता रहे पुरुष के नाम पे। नहीं बताएगा तो कलंक है पुरुष के नाम पे। बता जल्दी से। तो है 7 तरीके। कितने? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 7 दिन नहीं, 7 तरीके। बता कौन कौन से? पहला विरासत, है ना, जो विरासत होती है वो किसके हाथों में रहती है? बेटे के हाथों में। दूसरा खोज, कोई भी नई खोज की सामग्री मिले, इससे संबंधित कोई भी चीज़, वो भी बेटे के। कोई भी नई चीज़ लाए, ट्रैक्टर लाए, वो भी किसके रहेगा? बेटे के। विजिट करके, अभी ये विजिट क्या है मेरे को नहीं पता, इसको ढूंढेंगे। अगला है निवेश। बाप ने कोई इंडस्ट्री लगा दी बड़ी, मालिक कौन रहेगा? अगला बेटा। कार्य या सज्जनों द्वारा, मतलब सज्जनों ने कोई भेंट किए या घर वाले कुछ भी अपने काम वाम करते हैं, वही अपने ही है। और सज्जनों द्वारा दिए गए भेंट, यानी सज्जन पुरुष जो होते हैं वो आते हैं घर पे और यार आपके तो ले, हम आपको ये सोने का हार दे रहे हैं, वो भी किसके जाएगा? बेटे के। तो 7 चीजें पीडीएफ में लिख रखी है, याद कर लेना। अब बता। यस, हाँ बताओ। शादी में जो भेंट दिया जाता है, वैवाहिक अग्नि के सामने, जो यस, भेंट दिया जाता है, वधु गमन के समय जब घर से विदा करते हैं तब भी उसको देते हैं ना, ले पलंग ले जा, तिजोरी ले जा और बहुत सारे पैसे ले जा, होता है। माता पिता से दिए जाते हैं। भ्राता, माता पिता और मतलब पति से दिया गया वो क्या होता है? जो हाँ, स्नेह के प्रतीक के रूप में माता पिता और भाई के द्वारा दिए गए उपहार किसके रहते हैं? बेटी के रहते हैं। तो ये थे संपत्ति अर्जित करने के तरीके। इन तरीकों के साथ ही हमने वो सारे प्रश्न पढ़ लिए जो अपने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। दोबारा इन प्रश्नों को कभी न कभी छेड़ेंगे क्योंकि धूल तो हमें साफ करनी रहती है। तो अब आराम से, समय भी हो चुका है बहुत सारा, 9:12 हो चुके हैं और घर पे जा सकते हो। 9 बज गई। यस। अंग्रेजी में आपसे बताए हुए